नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग जैसे अभी पिछली टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू किए थे रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए। छात्रों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला सवाल आपके पास में है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? प्रतीक मुद्रा का अर्थ होता है कि आप किसी कीमती मुद्रा के बदले दूसरी कोई सामान्य मुद्रा चला सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा ऑप्शन है हुमायूं, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा, आप लोग अपने कमेंट भी करते रहिए, राइट आंसर होगा बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने प्रतीक मुद्रा के रूप में शुरू किया गया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये तुगलक वंश के शासक थे। 1320 से लेके 1414 तक तुगलक वंश का राज्य था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कुतुब मीनार को आज जैसे हम देखते हैं 5 मंजिला जो इमारत है, उसका अंततः पुनर्निर्माण किया गया। लास्ट में फाइनली जिसको हम देख रहे हैं, उसका निर्माण किसने किया? पहला ऑप्शन है बच्चों बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी, और लास्ट में है फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में फिरोज शाह तुगलक। बच्चों, तो कुतुब मीनार की बात करते हैं तो कुतुब मीनार सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया, फिर इसके बाद इल्तुतमिश ने बनवाया, और लास्ट में फाइनली जो आज आप देख रहे हैं जिस तरह से, उसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवा करके फाइनली तैयार किया। कुतुब मीनार की एक बड़ी ही प्यारी बात बताता हूं। यह ईंटों से बनी हुई, पकी हुई ईंट से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। तो सबसे ऊंची इमारत ईंट से बनी हुई बच्चों कौन सी है? कुतुब मीनार है, और यह कहां पर है? दिल्ली के मेहरौली में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। आप लोग कमेंट भी करते रहे, शेयर करते रहे अपने ग्रुप में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? पहला ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक, दास, और लोधी वंश। बच्चों, आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे। यदि हम आप लोग अपने पास में रफ और पेन जरूर रखिएगा, ताकि हम उनके एक एक आंसर भी दे देते हैं। दास वंश या गुलाम वंश की बात करते हैं तो 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया। फिर इसके बाद खिलजियों ने शासन किया 1290 से 1320 तक, और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक शासन किया। अगला ऑप्शन है बच्चों लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक शासन किया। और यही 1526 से फाइनली जो है लोधी वंश समाप्त होता है, दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है, और मुगल वंश का प्रारंभ होता है, जब मुगल बादशाह बाबर का युद्ध होता है। बाबर युद्ध करते हैं और उसमें लोधी वंश को समाप्त करके और मुगल वंश की सत्ता स्थापित करते हैं दिल्ली पे। तो बच्चों, कौन है दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक शासनकाल किया? तो वो किए हैं तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यात्री इब्न तूता, इब्न तूता की बात करते हैं बच्चों। इब्न तूता कहाँ के रहने वाले थे, पहले ये जान लीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है मोरक्को, फारस, तुर्की, और मध्य एशिया। अपने कमेंट आप लोग देते रहिएगा। यात्री इब्न तूता की बात करते हैं बच्चों, तो ये मोरक्को के रहने वाले थे। और मोरक्को कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को है। बच्चों, यात्री इब्न तूता के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर देते हैं। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में आए थे। इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है, और चीन की यात्रा पर भी इब्न तूता को भेजा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रहला है। तो एक ऑप्शन से आपके बहुत सारे आंसर मिल गए। पहला, इब्न तूता कहाँ के रहने वाले हैं? मोरक्को के। आए कब थे? 1333 में। किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, और ये दिल्ली के काजी थे। अगला एक और बता देते हैं, ये चाइना की यात्रा करने वाले पहले मुस्लिम जो हैं, भारत से कोई भी मुस्लिम जाने वाले पहले व्यक्ति थे इब्न तूता। इस तरह से आपको हमने 4 से 5 जो है राइट आंसर आपको बता दिए बच्चों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया? वही सवाल वैसा ही दिख रहा है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, और बलबन। अपने कमेंट भी करते रहिए आप लोग। राइट आंसर होगा बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के सबसे पढ़े लिखे विद्वान थे। लेकिन दो बातें सबसे ज्यादा जानने योग्य हैं।
एक होता है सिद्धांत और एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान आपको किताबों में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में लगता है, लिखने में अच्छा लगता है, दुनिया को समझाने में अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव जो बात होती है व्यवहारिक ज्ञान, वो मैदान पे आता है, पृष्ठभूमि में आता है। तो क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक सैद्धांतिक रूप से काफी विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक रूप से उनके पास में उतना ज्ञान नहीं था, इसलिए इन्हें पागल बादशाह की संज्ञा लोगों ने दी थी। इनकी सबसे बड़ी भूल थी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई। दौलताबाद वही दौलताबाद जो वर्तमान का महाराष्ट्र का औरंगाबाद है, और पहले इसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था। इस तरह से आपको बहुत सारे आंसर देते हैं। बलबन की बात करते हैं बच्चों, तो बलबन ने सजदा और पवोस शुरू किया था। नवरोज जो पर्व है, जो पारसी त्योहार है, बलबन ने ही प्रारंभ करवाया। इल्तुतमिश की बात करते हैं, इल्तुतमिश दिल्ली के वास्तविक शासक थे और इन्होंने पहली बार अपने आप को सुल्तान घोषित किया। इनकी पुत्री रजिया सुल्ताना थी, जो कि पहली दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली महिला शासिका थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते ही हैं, उनकी एक मूवी आई थी पद्मावती, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफी विस्तृत वर्णन है। इनके एक गुलाम थे मलिक काफूर, जिन्होंने दक्षिण भारत की विजय की थी। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? जब प्रलय और निर्माण दोनों एक साथ खेलते हैं, एक ही गोद में प्रलय और निर्माण खेलते हैं। जब समाप्त कोई होगा तो निश्चित है बनेगा। मिट्टी को रौंदा जाएगा तो घड़ा बनता है बच्चों। तो एक रूप से वो मिट्टी एक नया रूप धारण करती है। वैसे ही आपको मैं पहला ऑप्शन देता हूं, 1498, 1526, 1565 और 1600। राइट आंसर आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें। दिल्ली बादशाह, दिल्ली के सुल्तान जो थे सिकंदर लोधी, और मुगल बादशाह बाबर के बीच में युद्ध हुआ 1526 की। वह 21 अप्रैल की बात है जब युद्ध हुआ, जिसमें प्रारंभ रूप में लगा कि बाबर की हार हो जाएगी, लेकिन बाबर ने अपने जितने साथी थे उन सबको, जो नशे में बुत थे, उन्हें सबसे मना किया और इसके बाद उन्होंने जिहाद का नारा दिया। उनकी 12,000 सेना ने लाखों की सेना पे भारी पड़ गई। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों, तो राइट आंसर क्या होगा? 1526 होगा। जब 1526 राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सूफी संत, सूफी भक्ति आंदोलन, जो परीक्षा काल में 2005 से 2025 तक के सवाल आए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा की पीर की बात करते हैं बच्चों। सूफी ये वास्तव में फारस से, अरब से होते हुए और भारत की तरफ आए। पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है बच्चों सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। राइट आंसर होगा बच्चों सूफियों का गुरु। क्या होगा? सूफियों का गुरु। हम सूफी के बारे में बात कर लेते हैं। सूफी परंपरा में पीर से आशय है गुरु। क्या होगा बच्चों? लिख लीजिए। सूफी परंपरा में पीर से आशय है गुरु तथा मुरीद से आशय है शिष्य। गुरु अथवा पीर एवं उसके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध सूफी पंथ का महत्वपूर्ण भाग था। और सूफी मूलतः कहां से आए थे बच्चों? ये आए थे फारस या पर्सिया से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। सूफी आंदोलन मुख्यतः कहां से प्रारंभ हुए? तो फारस या पर्सिया से प्रारंभ हुए। राइट आंसर होगा बच्चों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सफी या सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता था? सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता था? आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें। सूफी आदेशों की बात करें बच्चों, तो ये सिलसिला से कहते हैं। क्या हो जाएगा? सिलसिला। सूफी आदेश सिलसिला से होता है। सूफियों में आपने देखा है, चाहे वो दिल्ली के, चाहे वो अजमेर में हो, चाहे दिल्ली में हो, अलग अलग जगह में, सभी जगह सूफी संत रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था, और क्या था? क्या क्या था? अमीर खुसरो के बारे में बताते हैं। अमीर खुसरो 7
सुल्तानों के शासन काल में उन्होंने कार्य किया? सूफी संत। दूसरा ऑप्शन है फारसी तथा हिंदी का लेखक, विद्वान, इतिहासकार और उपयुक्त। राइट आंसर होगा बच्चों उपयुक्त तो सभी। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। संगीत में माहिर थे। उन्होंने कव्वाली का सूत्रपात किया, कव्वाली प्रारंभ किया। सूफी संत थे। फारसी तथा हिंदी, हिंदी के जनक भी कहते हैं, खड़ी बोली है उसके जनक भी कहते हैं, कहा जाता है। और ये इतिहासकार भी थे। इस तरह से अमीर खुसरो का योगदान हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के संतों का योगदान। देखिए, जब दुनिया रूढ़ियों में फंसी थी या अंधकारवाद में फंसी थी, उस दौरान सूफी संत और जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे, इन दोनों ने मिलके दुनिया में उस अहंकार को या अंधकार को उन्होंने दूर किया। पहला ऑप्शन है धार्मिक सद्भाव में, राष्ट्रीय एकता में, हिंदू और मुसलमानों की एकता में, सामाजिक सद्भाव में। तो राइट आंसर होगा बच्चों, अपने कमेंट भी करते रहिए आप, ये होता है धार्मिक सद्भाव में। क्योंकि जब कट्टरता बढ़ती है, धर्म धारित धर्म है, जो धारण करो वही धर्म है। धर्म अलग अलग काल और परिस्थिति के हिसाब से धर्म की व्याख्याएं बदल जाती हैं। क्योंकि जब दो धर्मों का या दो सभ्यताओं का जब टकराव होता है, तो एक दूसरे से वैमनस्य अपने आप पनपता है। उस वैमनस्य को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन के जो संत थे और सूफी संतों ने मिलकर जो आंदोलन किया, उसमें धार्मिक सद्भाव आसानी से आया। जैसे कबीर की बात करते हैं, कबीरदास धार्मिक सद्भाव के बहुत ही महान नेताओं में से एक थे। रामानंद की बात करें, रामानंद के 12 शिष्य थे, अलग अलग जातियों में बटे हुए थे। चाहे वह कबीर की बात करें, सेन की बात करें, तुकाराम की बात करें, सभी संत जो हैं रामदास के ही चेले थे। अगले तरफ के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। अलवार संतों का आविर्भाव। दो शब्द बता देते हैं, अलवार और नैनार। अलवार और नैनार की जब बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो ये दक्षिण भारत से प्रारंभ हुए। अलवारों की बात करते हैं हम लोग, तो पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं। दक्षिण भारत में जो तमिल क्षेत्र है, जिसे तमिलनाडु कहते हैं, उसमें अलवार, जिसे वैष्णव जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और नैनार की बात करते जो शैव संत शिव की पूजा करते हैं, उपासक थे। इन दो वर्गों का उद्भव हुआ, आविर्भाव हुआ, जिसमें अलवार जो है ये तमिलनाडु के थे। तो राइट आंसर होगा बच्चों तमिलनाडु। अलवार किसे कहते हैं? वैष्णव संतों को। और नैनार कहते हैं शैव संतों को। तो राइट आंसर है आपके पास में तमिलनाडु। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। भक्ति प्रचारक शंकर देव निम्न प्रादेशिक भाषाओं में उपयोग किया जाने में सबसे लोकप्रिय। उन्होंने असम पे रहे, तो पहला असम, बंगला, ब्रिजभाषा, अवधी। असम की बात करते हैं, असमिया भाषा को उन्होंने बहुत ही लोकप्रिय बनाया। और शंकर देव को भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार माना जाता है, जिन्होंने भक्ति को असम या पूर्व के भारत के जो पूर्वी प्रदेश हैं उन पे उन्होंने प्रचार किया, और मानव समाज और कल्याण की उन्होंने ज्ञान दिया, उनका संदेश दिया पूरी दुनिया को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम। समसामयिक मतलब उस समय, जिस समय शिवाजी का राज्य था या शिवाजी थे। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकानाथ। राइट आंसर होगा बच्चों संत तुकाराम। ये शिवाजी के समसामयिक थे, और शिवाजी के जो प्रारंभिक गुरु थे वो कोटदेव महाराज थे, और फिर इसके बाद समर्थदेव महाराज उनके दूसरे गुरु हुए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। एनालेक्ट पवित्र ग्रंथ क्या है? पहला ऑप्शन है शिंतो धर्म, टाओवाद, टाओ धर्म, कन्फ्यूशियसवाद, कन्फ्यूशियस धर्म, या यहूदी जूडा धर्म या जूडिज्म। इसमें राइट आंसर होगा बच्चों कन्फ्यूशियसवाद। शिंतो धर्म कहाँ पे है? जापान में। कन्फ्यूशियस कहाँ है? चाइना में। बच्चों हम लोग कन्फ्यूशियस की बात करते हैं। जैसे हमारे भारत में अलग अलग महान संत हुए, ऐसे ही संत कन्फ्यूशियस कहाँ हुए? चाइना में हुए। कन्फ्यूशियस का एक बड़ा ही
प्यारा सा वाक्य है कि एक विशालकाय पत्थर में या चट्टान में किसी की मूर्ति नहीं होती। मूर्ति वास्तव में उस मूर्तिकार की होती है जो मूर्तिकार के मन में होती है। जितनी प्यारी कल्पना अपने मन में बनाता है उतनी ही प्यारी उस पत्थर से मूर्ति वो निकाल लेता है। यदि वो चाहे शिव को निकाल ले, विष्णु निकाल ले, ब्रह्मा, जिस तरह से उसके मन में जितनी प्यारी कल्पना निकलती है उतनी ही प्यारी वह मूर्ति उस पत्थर से निकाल लेता है। ये कन्फ्यूशियस का बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी वाक्य रहा है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन से प्रवृत्त होना चाहिए। तो एनालेक्ट प्रवृत्त ग्रंथ कहाँ का है बच्चों? कन्फ्यूशियस धर्म से है और ये चाइना से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। मध्य क्षेत्रीय काल, ये 2005 से 2025 तक के आए हुए सवाल थे बच्चों। विजयनगर के, अब विजयनगर की बात करते हैं तो विजयनगर का प्रारंभ किसने किया ये जान लेते हैं बच्चों। तो विजयनगर 1336 में हरिहर और बुक्का ने प्रारंभ किया था। किसने किया था बच्चों? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में प्रारंभ किया था। आपको बता देते हैं, जब कोई भी राजवंश कमजोर होता है तो नए राजवंश का उदय होता है। दिल्ली सल्तनत उस समय पर कमजोर हो रहा था, जिसमें हरिहर और बुक्का अपने राज्य को स्वतंत्र किया उन्होंने और नए साम्राज्य का स्थापना किया, संगम वंश। अपने पिता के नाम पर उन्होंने एक वंश स्थापित कर दिया, संगम वंश। अगले सवाल, इसी में सवाल है कि विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, क्या किया? हिंदी मराठी संस्कृत को, मलयालम तमिल संस्कृत को, तमिल तेलुगु संस्कृत। राइट आंसर होगा बच्चों तमिल तेलुगु और संस्कृत। ये तीन भाषाओं को उन्होंने प्रोत्साहन किया। तो राइट आंसर होगा तमिल तेलुगु और संस्कृत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोग कमेंट भी करते रहें। देखिए बच्चों, राइट आंसर होगा इसको निकोला कांटी 1420 में आए थे। आप लोग कमेंट करते रहें, शेयर भी कर दें प्लीज। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी? कृष्णदेवराय के समय पे विजयनगर साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, साहित्यिक रूप से, ज्ञान के रूप में और व्यापारिक रूप में, सभी रूपों में कृष्णदेवराय एक महान शासकों में से थे। कृष्णदेवराय की व्याख्या वर्णन जो है, उत्तर भारत का दिल्ली का बादशाह बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में उन्होंने उसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से कृष्णदेवराय थे। तो उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है बच्चों वो है अमुक्त मल्याद। राइट आंसर होगा। राजतरंगिणी, कपूर मंजरी, मिताक्षरा ये नहीं है। राइट आंसर है अमुक्त मल्याद और किस भाषा में लिखी है बच्चों? संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेवराय ने लिखी? सेम वैसा ही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा के दिया है। कथा सारचरिता, कविराज मार्ग, उषा परिणयनम और ये नेक्स्ट है अमुक्त मल्याद। राइट आंसर होगा बच्चों अमुक्त मल्याद, ये राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अमुक्त मल्याद का कार्य क्या है या उसका अर्थ क्या, कार्य क्या था या किसने लिखा था? एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से लिखा गया है बच्चों और ये गलत होने के चांसेस अक्सर एग्जाम पे होते हैं। अल्लाह शानी, पेद्दन्ना, कृष्णदेवराय, वाचाराज या खारवेला? राइट आंसर होगा बच्चों कृष्णदेवराय, इसके राइट आंसर होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? वर्तमान में विजयनगर साम्राज्य को क्या कहा जाता है? चंद्रगिरी, हलेबिंदु या हेलविन, हम्पी या कोडाबिडू? राइट आंसर होगा बच्चों हम्पी, इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, हम्पी राइट आंसर होगा बच्चों इसका। नेक्स्ट सवाल, तालीकोटा का प्रसिद्ध, तालीकोटा को राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षस तगड़ी का युद्ध भी तालीकोटा को कहा जाता है। और ये युद्ध कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1565, 1575, 1585 और 1570। अपने कमेंट भी आप लोग करते रहिए इसमें। जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चों। इस युद्ध के बारे में हम लोग बता देते हैं। यह युद्ध जो है बेसिकली दो पक्षों में हुआ, एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा उन चार राजाओं के बीच में हुआ, चार राज्यों के बीच में हुआ, जिसमें से बीजापुर, विदर्भ, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये चारों राज्य एक तरफ थे
कौन कौन से? बीजापुर, विदर्भ, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये चारों राज्य एक तरफ से और विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था, जिसमें तालीकोटा का युद्ध हुआ। यह प्रसिद्ध लड़ाई है जिसे राक्षस तंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। 1565 में युद्ध हुआ और जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और विजयनगर साम्राज्य टूट के बिखर गया। बच्चों, यह ग्रुप डी का बहुत ही प्रभावकारी हमारा बैच है। हम लोग चाहते हैं कि इसे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें और भी हमारा मनोबल बढ़ेगा ताकि हम और नए-नए नोट्स और वीडियो लेते आए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।